नमस्कार, मैं सुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 की आमोदनी पुस्तक जो कि साहित्य की है उसका पाठ 18 प्रकाश का महत्व जो कि एक कहानी है पढ़ाने जा रही हूँ। इससे मिलने वाली शिक्षा है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और चरित्र के बल से एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आए पढ़ें इस कहानी को। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो माता पिता होते हैं वे हमारी बुद्धि को लेकर कई बार बहुत प्रसन्न रहते हैं या कई बार बहुत दुखी रहते हैं। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि उसके पास अपार संपत्ति है तो उसको ये चिंता रहती है कि किस प्रकार से वह अपने आने वाली पीढ़ी को इसको दे। इसी प्रकार से इसमें लेखक जो कहानी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक पिता को भी इसी प्रकार से कुछ अपने बुढ़ापे का, अपनी वृद्धावस्था का ज्ञान हो गया है कि वह वृद्ध है और अब अपनी संपत्ति को वह किस प्रकार से अपने दो पुत्रों को बांटे। तो इस कहानी में यह है कि किस प्रकार से वह अपने बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा लेता है कि उनको समान पैसे देता है और कहता है कि इस जो धन है दोनों को बराबर बराबर धन देता है कुछ लाने के लिए और उन दोनों से कहता है कि आप दोनों इसको ले जाएं और कुछ भी ऐसा लेकर आए जिनसे एक एक कमरा भर जाए। अब आए देखें कि उसके दोनों पुत्र अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या लाते हैं। कहानी का नाम है प्रकाश का महत्व। किसी समय में मोहनपुर नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, अनुभवी व दूरदर्शी था। दूरदर्शी होता है जो दूर की बातों का आभास पहले ही जान जाता है, ठीक है, जिसको पता हो जाता है कि अच्छा आने वाले समय में क्या हो सकता है। अपने परिश्रम के बल पर ही वह एक मामूली आदमी से नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। बिना कोई हेरा फेरी किए सीधे रास्ते पर चलकर अकूत दौलत का स्वामी बना। अकूत मतलब अपार संपत्ति का। समय के साथ साथ धन वैभव बढ़ता भी गया। समय बीतता रहा और वृद्धावस्था आ पहुंची। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। अब वह व्यक्ति को क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया था उस सेठ को। जो स्वास्थ्य भी बीते समय की बात हो गया। अब उसका जो हेल्थ थी, जो उसका स्वास्थ्य था, वह भी खराब रहने लगा। अब अस्वस्थ होने पर वह उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके दिन निकट ही हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। उसे अपनी धन दौलत की चिंता भी होने लगी। इतने में इतने कठिन संघर्ष और परिश्रम से अर्जित संपत्ति को वह किन्हीं कुशल हाथों में सौंपना चाहता था। यह प्रत्येक माता पिता की एक इच्छा होती है कि वह अपनी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को देकर जाए जो उसमें और बढ़त करे या उसको समाज के कल्याण के कार्यों में लगाए। सेठ के दो पुत्र थे। उसने निश्चय कर लिया था कि सर्वप्रथम उनकी परीक्षा ली जाए कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। उसने अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद जो उनमें से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा उसी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देगा। उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और एक एक रुपया दोनों को देते हुए कहा, यह लो 1 रुपया और अलग अलग बाजार जाओ। अब जो सेठ था उसने दोनों बच्चों को, पुराने समय की बात है 1 रुपया भी बहुत होता था, उसने एक एक रुपया दोनों पुत्रों को बुलाकर उनके हाथ में रख दिया और कहा बाजार चले जाओ। इस एक एक रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। ध्यान रहे तुम्हें 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने उसकी ओर देखा, ऐसे देखा मानो वह पागल हो गया हो। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपए में ऐसी क्या सुलभ वस्तु ला सकते हैं जो घर को भर दे। वे रुपया लेना नहीं चाहते थे, परंतु सेठ ने उनसे अपने आदेशानुसार कार्य करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। मुझे आशा है कि तुम उचित समय में ही यह कार्य करके वापस आ जाओगे। अब दोनों भाइयों ने एक एक रुपया लिया और चल दिए। पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किसके? उनके पिता की। उसने सब दुकानें देखी परंतु उसे कुछ न मिला। उसे अब पूर्णतः विश्वास होता जा रहा था कि उसके पिता की मानसिक स्थिति यानी कि साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है, मेंटल कंडीशन जो है, वो ठीक नहीं है।
इसी कारण उन्होंने 1 रुपए में घर भर देने वाली वस्तु के खरीदने की बात कही। वह निराश होकर अपना खोज का कार्य छोड़ने की वाला था कि उसे भूसे की लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई थी। उसने सोचा, कुछ आशा प्रतीत होती है, मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में कितना भूसा खरीद सकूंगा। वह गाड़ीवान के पास गया और भूसे की कीमत के विषय में पूछताछ की। कीमत पर काफी मोलभाव हुआ, परंतु अंत में वह सारा भूसा 1 रुपए में खरीदने में सफल हो गया। भूसे से लदी उस गाड़ी को वह घर लिवा लाया। पिता घर पर ही थे। बड़ी आशा से उसने घर में भूसे का ढेर लगाया। जब भूसा घर के भीतर आ गया तो उसने पाया कि पूरे घर को भर देने की बात तो अलग थी, वह तो फर्श भी नहीं ढक सका था। पिता सब कुछ देखते रहे। अब पहले वाले पुत्र ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए 1 रुपए में क्या खरीद लिया था? भूसा खरीद लिया। पहले तो उनको दोनों भाइयों को शक हुआ कि अब पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं 1-1 रुपया ले जाओ और पूरा घर भर दे, ऐसा कोई सामान ले आओ। ठीक, अब जो पहले बेटे को समझ में आया उसने भूसा खरीद लिया। अब देखते हैं कि दूसरा बेटा क्या करता है। जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसा करने की अपेक्षा वह बाजार के समीप एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा हुआ वह सोचता रहा कि 1 रुपए में क्या खरीदना संभव है। अंत में शाम के समय उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। 1 रुपए को लेकर वह तेजी से बाजार की ओर चला गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थीं, जिनको आप कैंडल्स कहते हैं। उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई। वह मोमबत्तियां लेकर घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई बेचैनी से खड़ा सामने फर्श पर फैले भूसे की ओर देख रहा था। अब अंधेरा होने लगा था। दूसरे पुत्र ने जल्दी जल्दी हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियां जलाकर खड़ी कर दी। तुरंत ही सारा घर प्रकाश से भर गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारत कहते हैं। यहाँ पर लेखक इस कहानी के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को शिक्षा भी देना चाहते हैं, जिसे भारत कहते हैं। हम में से कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपए, कुछ को 3 रुपए और कुछ को उससे भी अधिक रुपए दिए गए हैं। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सके, अपितु ये विभिन्न शक्तियां हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो हमको शक्तियां मिली हुई हैं, ठीक है, जो हमको अधिकार मिले हुए हैं कानून की तरफ से, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे धार्मिक अधिकार हैं, हमें इन सब का प्रयोग करना चाहिए अपने देश को अच्छा बनाने के लिए। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है, समय और बुद्धि है, जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के कोने कोने में खुशहाली व समृद्धि फैलाने के काम में लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देशवासियों को, भारत को, भारतीय नागरिकों को ये संदेश देना चाहा है कि हमारे पास कई शक्तियां हैं, हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें, शक्तियां हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह धन की हो, चाहे वह हमारे समझ की हो, चाहे हम तन से करें, मन से करें, चाहे हम धन से करें। हमें अपने देश में खुशहाली लाने के लिए, सुख और समृद्धि लाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और अपने देश को साफ सुथरा और प्रकाशमय बनाना चाहिए, जिससे कि यह पूरे विश्व में एक अपना क्या स्थापित कर सके कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक अपने देश को अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हम सबको शिक्षा देना चाहता है वह भी हम सब तक पहुंच गई होगी। इसी आशा के साथ इस चैप्टर को, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।